हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th हिस्ट्री से जो आपका फोर्थ चैप्टर है द थ्री ऑर्डर्स, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। 2025-26 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए न्यू वीडियो है। कुछ भी पुराना नहीं मिलेगा आपको भाई, सब कुछ लेटेस्ट है। फ्री नोट्स हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्री नोट्स डाउनलोड करने हैं तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई। यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे हमारे @class11 ESP, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। कोई क्वेरी होती है आप इंस्टा पे आओ, मैसेज करो और आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर क्विज खेलने हैं और नोट्स पढ़ने हैं तो eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप विजिट ज़रूर करना। सबसे पहले द थ्री ऑर्डर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में वेस्टर्न यूरोप के बारे में बताऊंगा। यूरोप बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, आपको पता होगा। 9th से 16th सेंचुरी के बीच में यूरोप कैसा था वेस्ट साइड से, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखो वेस्ट साइड में आता क्या क्या है। वेस्ट यूरोप में आप देखोगे यहाँ पे ऑस्ट्रिया, जर्मन स्टेट्स, गॉल, नॉर्मैंडी, ठीक है, स्पेन, इंग्लैंड, ये सारे के सारे एरियाज आपके वेस्टर्न यूरोप में आते हैं। तो हुआ क्या, जब रोम खत्म हो गया, उसका कोलैप्स हुआ, तो रोमन एम्पायर के कोलैप्स होते ही एक सिंगल पॉलिटिकल पावर नहीं बची थी जो एक पावर पूरे एरिया को कंट्रोल करे, ठीक है। तो जर्मनी ग्रुप्स थे अलग अलग जो ईस्ट और सेंट्रल यूरोप से थे, उन्होंने क्या करा, ऑक्यूपाई कर लिया इटली, स्पेन और फ्रांस को। रिजल्ट क्या हुआ, लगातार वॉर्स होती रहती थी, लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स रुकते नहीं थे। अब हुआ क्या, इस टाइम पीरियड में सोसाइटी में लैंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, यानी कि जो हमारी ज़मीनें होती हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता था कि अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट करना, बाकी सब काम बाद में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सा मतलब था लैंड बेस्ड, जो पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ था हायरार्की में, वो ज़मीन से ही रिलेटेड था। जिसके पास जितनी ज़मीनें वो उतना ऊपर, जिसके पास जितनी कम ज़मीन वो उतना नीचे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ये इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ, ये सब कुछ ये रोमन ट्रेडिशन में भी ऐसा होता था और जर्मन कस्टम्स में भी ऐसा देखने को मिलता था, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ क्रिश्चियनिटी। देखो इस टाइम पीरियड में क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर के बाद भी सरवाइव कर रही है और क्रिश्चियनिटी सेंट्रल और नदर्न यूरोप तक स्प्रेड हो चुकी थी इस टाइम पीरियड में। और अगर मैं चर्च की बात करूं तो चर्च बहुत ही बड़ा, एक आप कह सकते हो एक लैंड ओनर बन गया जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, और चर्च बहुत पावरफुल पॉलिटिकल अथॉरिटी भी बन गया। यानी कि चर्च बड़े बड़े डिसीजंस ले रहा था, चर्च के डिसीजन सीधा सीधा किंग्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो चर्च जो है वो इस टाइम पीरियड में पावरफुल हो गया। तो हमें चैप्टर का नाम द थ्री ऑर्डर्स क्यों दिया गया है, क्योंकि यूरोप में जो सोसाइटी थी वो थ्री ऑर्डर्स में डिवाइडेड थी। पहला ऑर्डर है क्लर्जी, दूसरा ऑर्डर है नोबल्स और तीसरा ऑर्डर है पीजेंट्स, ठीक है। ये आपका सिंपल सा डिवीजन है क्योंकि सोसाइटी का है, जो आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है और कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये थ्री ऑर्डर्स हैं। तो देखते हैं भाई सबसे पहले क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फ्यूडलिज्म। उससे पहले जो तीन ऑर्डर्स हैं ये कौन कौन से हैं, इसका नाम तो देख लो, नोबल्स, पीजेंट्स, ठीक है। आप अगर देखोगे कि आप में यहाँ पे अगर आपने पीछे देखा, ये जो क्लर्जी है, क्लर्जी का मतलब होता है जो चर्च के फादर वगैरह होते हैं, नोबल्स यानी कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स, पीजेंट्स यानी कि किसान, ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे पहले फ्यूडलिज्म का इंट्रोडक्शन देता हूं, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप की हिस्ट्री पढ़ें और फ्यूडलिज्म को छोड़ दें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। थ्री ऑर्डर्स कहीं ना कहीं फ्यूडलिज्म से रिलेटेड है, मैं आपको बताता हूं कैसे। फ्यूडलिज्म का मतलब समझिए आप। सबसे पहले फ्यूडलिज्म वर्ड ही जर्मन वर्ड फ्यूड से आया है, जिसका मतलब होता है जमीन यानी कि लैंड। तो ये एक सोशल सिस्टम था मिडेवल यूरोप में 5th से 15th सेंचुरी के बीच में, जिसको फ्यूडलिज्म कहा जाता। लैंड बेस्ड सिस्टम था सोसाइटी का, और सबसे पहले ये फ्रांस में आया था, बाद में इंग्लैंड और बाद में इटली तक ये फ्यूडलिज्म पहुंचा। अगर मैं आपको बताऊं, ये फ्यूडलिज्म सीधा सीधा एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, लैंड पे बेस्ड है। होता क्या था, लॉर्ड्स होते थे, जो लॉर्ड्स कौन होते हैं, जो बड़े बड़े मालिक होते हैं, जमींदार, उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती थी, एस्टेट्स होते थे। जो गरीब किसान होते थे बेचारे, वो अपने खेत पे भी काम करते थे और लॉर्ड के खेत पे भी काम करने जाया करते थे, और अपनी लेबर सर्विस भी देते थे, मेहनत भी करते थे, और बदले में उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलती थी रिटर्न में।
लॉर्ड कहता था तुम मेरे लिए ये सब करो, मैं बदले में तुमको मिलिट्री प्रोटेक्शन दूंगा, ठीक है। ये था सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो जो लॉर्ड्स होते थे उनका पूरा पूरा जुडिशियल कंट्रोल होता था पीजेंट्स के ऊपर, यानी कि वो उनके लफड़े झगड़े वो सबको भी सॉल्व करवाने का काम करते थे। तो फ्यूडलिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस फार्मिंग है, फ्यूडलिज्म एक पूरी एक हायरार्किकल सिस्टम है सोसाइटी का, कैसे पावर डिवाइडेड थी, टॉप पर कौन था, लॉर्ड्स वगैरह थे, बॉटम पे कौन था, पीजेंट्स वगैरह थे, ये सब किससे डिसाइड हो रहा है, ये फ्यूडलिज्म से ही तो डिसाइड हो रहा है, ऑर्डर्स जो बन रहे हैं। ओके, अब इसकी हिस्टोरिकल रूट्स अगर मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें रोमन एम्पायर में हुआ करती थी। टॉर्लेमेन जो राजा थे 742 से 814 तक उनका टाइम पीरियड था, और पूरी तरीके से 11वीं सेंचुरी तक आते आते तक ये जो इसकी हिस्टोरिकल रूट्स है ये देखने को अपने को मिलती हैं। फ्रांस एंड इंग्लैंड इन मिडेवल टाइम्स। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में कि मिडेवल टाइम पीरियड में यहाँ पे क्या चल रहा था। सबसे पहले फ्रांस का पुराना नाम था गौल, ये पहले रोमन प्रोविंस हुआ करता था, और यहाँ पे लंबे लंबे रिवर्स होते थे, फर्टाइल प्लेन्स यानी कि ऐसी जमीनें जो बहुत उपजाऊ होती हैं, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, यहाँ पे बड़े बड़े जंगल ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते थे, और यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था फ्रांस में। फिर क्या है, जो फ्रैंक लोग थे, ये क्या है, एक जर्मनिक ट्राइब है, इन्होंने गौल को एक नया नाम दिया फ्रांस, ठीक है, अपने फ्रैंक से रिलेटेड ये नाम दिया फ्रांस। और 6th सेंचुरी में यहाँ पे क्रिश्चियन फ्रैंकिश रूलर्स ने रूल किया, ठीक है, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी आ गई। और अगर मैं आपको बताऊं, चर्च और जो किंग होते हैं वो आपस में अलाइज होते थे, कहने का मतलब है चर्च और राजाओं की साठगांठ होती थी आपस में। तो ईयर 800 सीई में जो पोप है, जो चर्च का बहुत बड़ा पद होता है, क्राउंड शोर्लेमन एज होली रोमन एम्परर, उसने राजा शोर्लेमन को बोला कि आप बहुत ही होली हो, है ना। सो इससे ये इंश्योर हो गया कि दोनों की म्यूचुअल सपोर्ट तो है, चर्च हो या राजा हो वो एक दूसरे की मदद करते ही करते हैं। अब इंग्लैंड की बात करूं तो अक्रॉस द नैरो सी ले इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, एक पतले से समुद्र को पार करके आपको इंग्लैंड और स्कॉटलैंड नाम से जगह मिलेगी। 11वीं सेंचुरी में इंग्लैंड को कॉन्कर कर लिया था, कब्जा कर लिया था ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी ने, यानी कि फ्रेंच का एक प्रोविंस है नॉर्मेंडी, वहां का एक ड्यूक था, उसने इसको कंट्रोल कर लिया, और इससे क्लोज लिंक बन गए फ्रांस और इंग्लैंड के, ठीक है, जस्ट बिकॉज ये कॉन्कर जब किया तो उसके बाद एक कनेक्शन सा बन गया। अब मैं आपको बताऊंगा द 3 ऑर्डर्स ऑफ मिडिवल सोसाइटी, ठीक है, धीरे धीरे हम चैप्टर में, देखो बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको चैप्टर आगे समझ में आता है। आइडिया कहाँ से आया 3 ऑर्डर्स का, तो एक फ्रेंच प्रीस्ट था, प्रीस्ट कौन होता है, जो फादर होता है चर्च में, उसने बोला कि भाई ये जो आप काम करते हो इसी के बेसिस पे आपकी सोसाइटी को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। एक बिशप ने बोला, जो कि किंग कह रहा हूँ, चर्च का ही एक वो लीडर होता है, ये कहता है सम प्रे अदर्स फाइट स्टिल अदर्स वर्क, कुछ लोग हैं समाज में जो प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग हैं जो लड़ते हैं, कुछ लोग हैं जो काम करते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग क्लर्जी है, ठीक है, और लड़ने वाले लोग कौन है, बड़े बड़े नोबल्स, किंग्स, और स्टिल जो लोग वर्क कर रहे हैं वो कौन है, जो गरीब किसान है। 3 ऑर्डर्स ये हो गए, क्लर्जी यानी कि जो लोग प्रार्थना करते हैं, लोगों को स्पिरिचुअली गाइड करते हैं। नोबिलिटी वाले लोग वो हैं जो लोग नाइट्स हैं, जो लोग लॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े मालिक हैं, पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, जो लोगों के लिए लड़ते हैं, अपनी जमीन को बचाते हैं। पीजेंट्स वो लोग हैं जो वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो कि अपनी जमीन पे काम करते हैं और खाना प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सेकंड ऑर्डर से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। सेकंड ऑर्डर कौन है, नोबेल्स, जो लॉर्ड्स वगैरह होते हैं, इनका टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। लॉर्ड कौन होते हैं, जो नोबल्स होते हैं, ये दूसरा ऑर्डर है, ठीक है, इनका रोल क्या है, ये लैंड कंट्रोल करते हैं सोसाइटी में सबसे ज्यादा, और ये पावर इनकी कहाँ से आ रही है, एक वैसलेज सिस्टम से आ रही है। वैसलेज सिस्टम आपको आगे समझ आएगा। देखो आप मान के चलो कि सबसे टॉप में किंग है, उसके अंदर कौन है, नोबल्स हैं, उसके अंडर कौन है, पीजेंट्स हैं। तो ये जो लॉर्ड्स हैं, नोबल्स हैं, ये राजा की बात मानते हैं, जो ये पीजेंट्स हैं ये अपने नोबल्स की या लॉर्ड्स की बात मानते हैं, इसी को कहा जाता है वैसलेज सिस्टम, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये जो वैसलेज सिस्टम है, इसमें एक वैसलेज सेरेमनी हुआ करती थी, एक कार्यक्रम होता था, एक रिचुअल होता था चर्च में, और कसम खाई जाती थी बाइबल की
ठीक है, कि आप अगर कुछ कर रहे हो, मैं इस बाइबल की कसम खा के कहता हूं मैं आपके प्रति लॉयल रहूंगा, मैं आपका ही काम करूंगा सिर्फ। तो जो लॉर्ड होता है उसका मतलब होता है जो आपको खाने को दे, वन हु गिव्स ब्रेड, और आपको प्रोटेक्शन दे। वैसल वो लोग होते हैं जो अपनी सर्विस देते हैं, जो लॉयल रहते हैं, इस चीज की इन्होंने कसम खाई हुई होती है। पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ नोबल्स, जो नोबल्स होते हैं उनके पास क्या पावर होती है? सबसे पहली पावर यही है कि उनके पास जमीन है फॉरएवर, आप मान के चलो हमेशा के लिए वो जमीन उन्हीं की है, और वो अपने खुद के सिपाही भी बना सकते हैं, फ्यूडल लेवीज कहते हैं जिसे, और अपने खुद के कोर्ट ऑफ जस्टिस लगा सकते हैं, किसी का मामला सॉल्व करवाना है ना, चौधरी बन के वो काम भी कर सकते हैं, और अपने सिक्के तक भी बनवा सकते हैं। और इनकी एक मैनर होती है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी जमीन जहाँ पे वो खुद का उसका घर भी होता है और बाकी की जमीन पे अदर वर्क होते हैं। तो इसमें इसका घर, खेत, पेस्चर्स, यहाँ पे पीजेंट्स लोग भी काम करते हैं। तो पीजेंट्स लोग क्या करते हैं, जो किसान हैं वो नोबल की जमीन पर काम करने आते हैं, और उनकी अपनी जमीन पर भी वो लोग काम करते हैं, जो किसान लोग होते हैं। और जब लड़ाई हो जाए कभी, तो यही किसान सोल्जर्स भी बन जाते हैं। देख रहे हो, कभी वो कभी ये। अब जो वर्ड मेनर आया था यहाँ पे, मेनर का क्या मतलब होता है? मेनर का मतलब होता है जो लॉर्ड जहाँ पे उसका घर होता है, और जो बाकी की उसकी प्रॉपर्टी है सारी, जहाँ पे उसके खेत खलियान पेस्चर सब कुछ है। मेनर छोटी भी हो सकती है जहाँ पे 12 फैमिली रहती हो, मेनर बड़ी भी हो सकती है जहाँ पे 50 से 60 फैमिलीज रहती हो। ठीक है, तो ये मेनर है। अब देखो ये लॉर्ड है, इसका घर है, ये बाकी की जगह है, ये मेनर है। ठीक है, और सम लॉर्ड्स हैव कंट्रोल्ड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, 100 गांव कंट्रोल करते थे भाई, जो लॉर्ड्स लोग वगैरह होते थे। अब ये जो एस्टेट है, मेनर है, यहाँ पे लाइफ कैसी होती है? यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, किसान लोग जो है अनाज उगाते हैं खेतों में। क्राफ्टमैन यहाँ पे लोग होते हैं, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, कारपेंटर, ठीक है, ये टूल्स और वेपन्स को रिपेयर करते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे पत्थर तोड़ने वाले भी लोग होते हैं, पत्थरों से काम करने वाले लोग, बिल्डर्स भी होते हैं जो काम करते हैं, कोई ना कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। और डोमेस्टिक काम भी यहाँ पे होता है, ठीक है, कपड़े सीलने वगैरह का। जो बच्चे होते हैं वो वाइन प्रेसिस में काम करते हैं, ठीक है, जहाँ पे वाइन बनाई जाती है ग्रेप्स को प्रेस करके। ठीक है, और फॉरेस्ट भी होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे शिकार होता है, जहाँ से लकड़ी मिलती है। यहाँ पे बड़े बड़े पेस्चर्स होते हैं, जहाँ कैटल और हॉर्सेस चरने जाते हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े चर्च भी बने होते हैं, बड़े बड़े कैसल्स भी बने होते हैं। तो कहने का मतलब है जो एक मेनर होती है वो बहुत ही एक बड़ी जमीन होती है, जहाँ पे बड़े बड़े गांव से लेकर चर्च से लेकर सब कुछ बना होता है। कैसल्स एंड पावर, तो 13th सेंचुरी से क्या हुआ, कैसल्स जो थे वो बड़े बड़े बनाए जाने लगे, और इन कैसल्स में जो नाइट्स लोग होते हैं, जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, जो लड़ने वाले लोग होते थे, वो इन कैसल्स में रहा करते थे। इंग्लैंड में मैं अगर आपको बताऊं, कैसल्स वर न्यू, ठीक है, कैसल्स इंग्लैंड में पहले नहीं बनते थे, लेकिन जब नॉर्मन वहां पे आया तो उसके मतलब उसके बाद से ही क्या हुआ, इंट्रोड्यूस आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जब नॉर्मन लोगों ने वहां पे अटैक किया, तब 11th सेंचुरी से कैसल्स इंग्लैंड में बनने लगे। और धीरे धीरे कैसल्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पावर के सेंटर बन गए। ठीक है, कैसल्स जो बड़े बड़े किले होते हैं। सेल्फ सफिशियंसी विद लिमिट्स, होता क्या है, जो ये मेनर वाली जमीन होती है, यहाँ पे लगभग डेली लाइफ में यूज होने वाला सारा सामान बनता था। कुछ आइटम्स हैं जो बाहर से आती थी, जैसे नमक है, मिल स्टोन्स हैं, मेटल का सामान है, लग्जरी आइटम्स हैं जैसे फर्निशिंग्स, ऑर्नामेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारा सामान बाहर से आता था। बाकी का मोस्टली जितना भी एसेंशियल जो भी नीड्स होती हैं वो सारी चीज़ें वो अपने आप उगा लेते थे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये अगला टॉपिक है अपना नाइट्स का। तो ये नाइट्स लोग कौन होते हैं? ठीक है, नाइट्स लोग कौन होते हैं? ये मिडेवल यूरोप में आए थे। 9th सेंचुरी में क्या होता था, यूरोप में लगातार लोकल लेवल पे वॉर्स होती थी, लोग ना आपस में लड़ते रहते थे। तो पीजेंट और सोल्जर्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक थे और ज़्यादा ट्रेंड ये लोग होते नहीं थे। तो यूरोप को चाहिए थी ऐसी कैवलरी जो बहुत स्किल्ड हो, तो इनको ऐसे लोग चाहिए थे जो लड़ने में माहिर हों। तो ऐसे में नाइट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन लोगों का काम ही लड़ना है ना। ये क्यों आए हैं? ये लड़ने के लिए ही आए हैं, इनका काम है लड़ना। तो इनका अपने लॉर्ड के साथ क्या रिलेशन होता है आप समझो। नाइट्स जो होते हैं वो अपने लॉर्ड के वेसल्स होते हैं। मैंने अभी आपको बताया वेसल सिस्टम क्या होता है, किंग है, लॉर्ड है, नाइट्स हैं।
तो नाइट्स अपना गुरु मानेंगे किसको, लॉर्ड को, लॉर्ड अपना सब कुछ मानेगा किंग को, ठीक है। और लॉर्ड क्या करता था, नाइट्स को एक जमीन का टुकड़ा देता है जिसको फीफ कहा जाता है। ये 1000 से 2000 एकड़ का हो सकता है, ठीक है। मान लो ये जमीन है 1000-2000 एकड़ की, ये नाइट्स को दे दी गई है, ठीक है। और बदले में नाइट्स क्या करेंगे, अपनी मिलिट्री सर्विस देंगे जो उनको लड़वाना है। तो ऐसे में इस जमीन में नाइट्स अपना घर बनाते थे, इस जमीन पे चर्च भी बनते थे, इस जमीन पे वाटर मिल भी लगाई जा सकती थी, इस जमीन पे वाइन प्रेस भी लगाई जा सकती थी, इस जमीन पे पीजेंट्स भी रह सकते थे। तो ये सारी बड़ी बड़ी जमीनें दी जाती थी। पीजेंट्स लोग काम करते थे इन जमीन के टुकड़ों पर, खाना वगैरह जो है वो उगाते थे, ठीक है, अनाज वगैरह जो उग सकता है। तो नाइट लोग क्या करते हैं, पेड अ फी, एक ये फीस देते थे और अपने लॉर्ड के लिए लड़ते थे, बदले में लॉर्ड इनको प्रोटेक्शन देता है और ज़मीन का टुकड़ा देता है। और ये जो नाइट्स लोग हैं बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, कि एक से ज़्यादा लॉर्ड भी हो सकते हैं, पर इनकी मेन लॉयल्टी अपने खुद के लॉर्ड के लिए होती है, जिनके ये असल में है। बाकी काम तो सबका कर देंगे ये, पर जो इनका मेन लॉर्ड है उसके लिए इनको लॉयल रहना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आया होगा। अब इनकी ट्रेनिंग की और इनकी स्किल्स की बात करते हैं कि इन लोगों के पास कितनी ट्रेनिंग है, कितनी इनकी स्किल्स है। तो जो नाइट्स लोग होते हैं उनको डेली ट्रेन किया जाता था, उनको फेंसिंग और बैटल टैक्टिक्स सिखाई जाती थी। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, तलवार हाथ में पकड़ी और ऐसे ऐसे चलाना इनको सिखाया जाता था। और इसके अलावा इनको डमीज से प्रैक्टिस करवाई जाती थी, इनको बोला जाता था एक नकली पुतला लगा के देंगे, आप उस पर प्रैक्टिस करो। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा द फर्स्ट ऑर्डर द क्लर्जी के बारे में, यानी कि जो चर्च है अपना, हम इसको डीपली इसमें समझेंगे इस टॉपिक में कि चर्च ने आखिर क्या क्या किया। तो चर्च जो था, कैथोलिक चर्च ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि चर्च के खुद के लॉज होते थे, खुद के कानून होते थे, और चर्च की खुद की बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी। रूलर्स लोग ना इनको दान में दे देते थे चर्च को, और चर्च जो है वो टैक्स भी कलेक्ट करता था लोगों से। और रोम के अंदर पोप नाम से एक पोजीशन होती है जो वेस्टर्न चर्च जितने भी थे उसका हेड होता था, और बिशप और क्लरिक्स भी होते थे जो कि ऐसे संत महात्मा होते हैं जो लोगों को गाइड करते हैं स्पिरिचुअली, कि आप ये करो, ये मत करो, वो करो, ठीक है। अब हुआ क्या, जो लोकल चर्च होते हैं, छोटे छोटे चर्च, हर गांव में अपना एक चर्च होता था। लोग हर संडे में वहां पे जाते थे, प्रार्थना करते थे और प्रवचन सुन के आते थे, ठीक है। छोटे छोटे से चर्च हुआ करते थे, ठीक है। लोग संडे संडे को जाया करते थे। आज भी आप देखोगे चर्च वगैरह में संडे को ही जाया जाता है। अब अगर आपको चर्च के अंदर कोई पोस्ट पे क्लर्जी बनना है या फादर वगैरह अगर आपको बनना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जो सर्फ लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, वो इसमें बैन है। जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं, दिव्यांग हैं, वो इसमें बैन है। जो विमेन है वो नहीं बन सकती। जो प्रीस्ट हैं सिर्फ लड़के बन सकते हैं, और वो शादी भी नहीं कर सकते बाद में। अब बिशप कौन होता है, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर होता है रिलीजियस चर्च का, और इसके बड़े बड़े खुद की एस्टेट्स ज़मीनें होती हैं, और ये बड़े बड़े महलों में रहा करते थे जो बिशप्स होते थे, ठीक है। बड़े बड़े महलों में रहते थे और अच्छा खासा पैसा इनके पास होता था। चर्च की जो इनकम है वो कहाँ से आती है, तो एक टैक्स है यहाँ पे टीथ नाम का, जहाँ पे पीजेंट्स की जितनी भी ग्रोथ होगी, क्रॉप की प्रोडक्शन होगी, उसका 1/10 जो प्रोड्यूस है वो लिया जाता था चर्च के द्वारा। चर्च में ये पैसा जाता था, और जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो क्या करते थे, वो दान भी देते थे, डोनेशंस अपने खुद के भले के लिए। और कोई अगर उनका मर गया तो भाई चर्च में जाके दान दो, वो प्रे करेगा कि इसकी आफ्टर लाइफ अच्छी हो। तो ये भी होता था भाई चर्च में। कुछ कस्टम्स होते थे, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे चर्च में क्या होता था, कुछ रिचुअल्स होते थे, जैसे घुटनों पे जाकर हाथ जोड़ना। तो ऐसा पता है कौन करते थे, जो नाइट्स होते हैं ना वो करते थे अपने लॉर्ड्स के लिए। तो इनसे कॉपी करके चर्च वालों ने भी भगवान के आगे हाथ जोड़ना शुरू करा। जो गॉड होते हैं ना उनको लॉर्ड कहा जाता है ना, लॉर्ड राम, लॉर्ड गणेश, आपने देखा होगा, लॉर्ड हनुमान। तो लॉर्ड वर्ड जो है ये फ्यूडलिज्म से ही आया है, जो ये लोग गॉड को लॉर्ड कह रहे हैं, ठीक है। तो ये दिखाता है कि फ्यूडलिज्म का भी लिंक है चर्च के साथ कहीं ना कहीं। अब हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पे, मोनेस्ट्री हम किसे कहते हैं। देखो भाई, मोनेस्ट्री एक वो जगह होती है जहाँ पे मॉन्क रहते हैं, ये साधु संत हैं जो क्रिश्चियंस होते हैं। तो ये एक रिलीजियस कम्युनिटी है जिसमें जो बहुत ही ज़्यादा डिवोट क्रिश्चियंस होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस,
वो एबे में रहते हैं। एबे को हम मोनेस्ट्री भी कहते हैं। ये टाउन से और विलेजेस से बहुत दूर बनाई जाती थी, पीसफुल जगहों पर जहाँ आइसोलेटेड जिंदगी हो। मैं आपको दो नाम बताता हूँ। सेंट बेनेडिक्ट्स एबे जो कि इटली में है, 529 में बनाया गया था। क्लूनीज मोनेस्ट्री जो बरगंडी में है, जो 910 में बनाई गई थी ईयर। तो ये बेनेडिक्ट्स एबे है, ये क्लूनी की मोनेस्ट्री है। अब देखो ये मोनेस्ट्री है, यहाँ पे मॉन्क होते हैं जो पढ़ाई करने जाते हैं, ठीक है, संत महात्मा होते हैं बेसिकली। इन मोनेस्ट्रीज में मैन जो होते हैं उनको मॉन्क कहा जाता है, जो विमेन होती है उनको नन कहा जाता है, ठीक है। मोनेस्ट्री की लाइफ में क्या होता है ना, रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं भाई। रूल्स बिल्कुल भी आसान नहीं होते, रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। और आपको लाइफ टाइम एबे में ही रहना पड़ता है, आप शादी भी नहीं कर सकते। और डेली रूटीन यही होता है, प्रार्थना करो, पढ़ाई करो और फार्मिंग करो, मेहनत का काम करो। और आपको एक एबे में एक ही सेक्सुअल कम्युनिटी के लोग दिखेंगे, यानी कि मैन है तो वो सारे के सारे एबे में मैन रहते हैं, विमेन है तो उनका सेपरेट मोनेस्ट्री उनको बना के दी जाएगी। समझ आया? अब यहाँ पे कुछ मॉन्क ऐसे होते हैं जो फ्रायर जिनको कहा जाता है, 13th सेंचुरी की बात है। एक नया ग्रुप बना, ठीक है, एक ग्रुप बना, इसमें कुछ नए तरीके के मॉन्क हैं। ये कौन है? इनको फ्रायर कहा जाता है। ये लोग ना प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते हैं, ये एक जगह पे रुकते नहीं है। ये कभी इधर कभी उधर, फिर कभी इधर फिर कभी उधर, और ये लोगों को प्रीच करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। और चैरिटी, दान दक्षिणा जो मिल जाए उसी से इनका गुजारा होता है, उसी से इनका गुजारा चलता है। द चर्च एंड सोसाइटी। अब मैं आपको बताता हूँ 14th सेंचुरी में क्या हो रहा था। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, 14th सेंचुरी तक आते आते लोगों ने बोला ये जो मोनेस्टिज्म है, यानी कि ये जो आप जाके मॉन्क वगैरह बन रहे हो, ये बहुत बेकार है। तो लैंगलैंड ने एक पोयम लिखी थी, पियर्स प्लोमैन, 1360 से 3070 के बीच में। मॉन्क लोगों को बोला गया, क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है, क्रिटिसाइज मॉन्क्स लग्जरी एंड ईज एंड प्रेज द प्योर फेथ ऑफ सिंपल फार्मर्स, शेफर्स एंड लेबरर्स। बोला गया जो ये मॉन्क लोग हैं दिखावा करते हैं, ये मजे में रहते हैं, जो आम लोग हैं ना उनकी आस्था है वो सबसे बेस्ट है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। अब मैं आपको बताता हूँ ओल्ड ट्रेडिशंस प्लस क्रिश्चियनिटी में क्या बताया जाता है। तो इवन आफ्टर बिकमिंग क्रिश्चियन, कुछ लोग थे जो क्रिश्चियन बन गए। क्रिश्चियन बनने के बाद भी क्या हुआ, लोग अपने पुराने रीति रिवाज छोड़ने को तैयार नहीं थे। जादू टोना, सीजनल जो उनके कस्टम्स होते हैं अपने, लोग छोड़ नहीं रहे थे। तो जैसे कुछ फेस्टिवल है, क्रिसमस का फेस्टिवल है 25 दिसंबर, ये पुराना एक रोमन फेस्टिवल होता था सन का, उसको रिप्लेस करके ये बना था। ईस्टर एक फेस्टिवल है जो कि क्राइस्ट जी के रिसरसेक्शन, ठीक है, रिसरेक्शन को लेकर होता है, लेकिन इसकी डेट फिक्स नहीं होती है। ऐसा ही क्या होता है, पुराने जो स्प्रिंग फेस्टिवल्स होते थे वो भी ऐसे ही होते थे, डेट फिक्स नहीं होती थी। विलेज टूर करना, यानी कि बिकेम पैरिश प्रोसेशंस। पैरिश का मतलब होता है एरिया अंडर वन प्रीस्ट, एक प्रीस्ट के अंडर का जो पूरा एरिया होता है वो विलेज टूर करना। ये सारी की सारी चीजें पुराने ट्रेडिशंस हैं। होली डेज का मतलब क्या होता है, आज हम कहते हैं ना संडे इज अ हॉलीडे। अब ये हॉलीडे का मतलब क्या होता है, पवित्र दिन। यानी कि आपको पता है किसान लोग बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो उनको बहुत इंतजार रहता था हॉलीडेज के आने का। ऑफिशियली ये दिन होता था प्रार्थना का, और रियलिटी में इसमें मजे मौज मस्ती खाना पीना फन सेलिब्रेशन होता था। बेसिकली संडे को हॉलीडे माना जाता है, इसीलिए जो ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं संडे को चर्च में जाते हैं। पिलग्रिमेज, देखो भाई, तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज का मतलब सिंपल सा ही होता है तीर्थ यात्रा करना, किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना। तो ये क्रिश्चियनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग दूर दूर से जाते थे श्राइन्स पे, बड़े बड़े चर्चों पे विजिट करने लोग जाया करते थे, ठीक है, ठीक है, बड़े बड़े चर्च वगैरह में लोग तीर्थ यात्रा वगैरह करने जाया करते थे। अब इसके बाद है द थर्ड ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर है पीजेंट्स लोग, जो किसान होते हैं। अब हम किसानों के बारे में समझते हैं कि आखिर ये लोग हैं कौन। पीजेंट्स वो लोग हैं जो मेजोरिटी में है पॉपुलेशन में, सबसे ज़्यादा लोग यही हैं। और ये लोग चर्च वालों को और नोबल्स लॉर्ड्स वगैरह वालों को सबको सपोर्ट करते हैं। किसान भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फ्री और एक होते हैं अनफ्री। अनफ्री वालों को सर्फ कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो देखो
जो फ्री हैं इसका मतलब है आज़ाद हैं, इनके खुद के फार्म्स होते हैं या फिर वो किराए पे कहीं पे फार्म्स लेते हैं और काम करते हैं। तो यही पीजेंट्स मिलिट्री में भी जाया करते थे एटलीस्ट साल में 40 दिन। ठीक है, याद रखना, किसानों को मिलिट्री में भी ले जाया जाता था पहले। और लेबर रेंट की अगर मैं बात करूं, 3 और मोर डेज अ वीक वर्किंग ऑन लॉर्ड्स एस्टेट, ये लॉर्ड की जमीन पर 3 दिन तक एटलीस्ट काम करने भी जाते थे। और एक्स्ट्रा काम भी इनसे करवाया जाता था, गड्ढे खुदवाना और लकड़ी जलाने के लिए इकट्ठी करवाना, रोड रिपेयर करवाना। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी इनके ऊपर थोप दिए जाते थे। इनकी फैमिली में बच्चे और बीवियां जो है वो कपड़े सीलते थे और कैंडल बनाते थे, ग्रेप्स को प्रेस करके वाइन बनवाने में मदद करते थे। टैक्स की बात करें तो टाइल नाम से एक टैक्स है जो कि डायरेक्टली राजा इन पे लगाता था। ये टैक्स नोबल्स और क्लर्जी वालों पर नहीं लगता था, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ किसानों पर यह टैक्स लगाया जाता था जो राजा लगाता था। सर्फ, अब ये जो पीजेंट्स हैं, ये जो किसान हैं, ये फ्री नहीं है, ये अनफ्री हैं। ये लोग क्या करते हैं, लॉर्ड की जमीन में काम करते हैं, इनकी खुद की कोई जमीन नहीं होती है। की ड्यूटी क्या है, गिव मच ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द लॉर्ड, जो भी प्रोडक्शन होगा वो लॉर्ड को दे दो। एंड वर्कड ऑन द लॉर्ड्स एक्सक्लूसिव लैंड विदाउट वेजिस, बिना किसी दिहाड़ी के सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड की ही जमीन पे ये लोग काम करते थे। रेस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो ये लॉर्ड की जमीन को छोड़ नहीं सकते बिना परमिशन के। एंड हैड टू यूज लॉर्ड्स मिल, जो लॉर्ड की मिल है उसी को ही यूज करना पड़ेगा, लॉर्ड का ही ओवन ये लोग यूज करते हैं, वाइन प्रेस यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ये लोग यूज करते थे, बाहर नहीं जा सकते आप जमीन छोड़ के। एंड लॉर्ड कंट्रोल्ड देयर मैरिजेस, जो ये लोग होते थे ना सर्फ वगैरह, इनकी शादी ब्याह भी लॉर्ड करवाता था, जो उनको पसंद आएगा उसी से उसकी शादी होगी। अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। 9th से 13th सेंचुरी के बीच में जो सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं यूरोप के अंदर, वो कैसे कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, किन फैक्टर से, ये हमें पढ़ना है। सबसे पहले एनवायरनमेंट है पहला फैक्टर। तो 5th से 10th सेंचुरी के बीच में यूरोप में ज़्यादातर एरिया में फॉरेस्ट हुआ करते थे, जंगल होते थे, और जो फार्मिंग के लिए ज़मीन है वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत कम थी। जो किसान लोग हैं वो जंगलों में छुप सकते थे बचने के लिए। क्लाइमेट बहुत ठंडा होता था, विंटर्स बहुत लंबे चलते थे, तो ऐसे में खेती ज़्यादा होती नहीं थी, लगातार जो है अकाल पड़ता था, खाने की कमी होती थी। 11th सेंचुरी में क्या हुआ, जो क्लाइमेट है वो थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ। क्लाइमेट गर्म हुआ तो प्लॉइंग ईजी हो गई, प्रोडक्शन बढ़ गया और जंगल कम हो गए और फार्मिंग के लिए लैंड और ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा है लैंड यूज़। अगर मैं आपको बताऊं, टूल्स जो होते थे पहले वो लकड़ी के होते थे जो बहुत वीक होते हैं, तो 2 फील्ड रोटेशन चलता था। एक पूरी की पूरी जमीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हाफ लैंड में क्या है आपकी वीट है या राई है, हाफ लैंड जो है वो खाली रहता था। रिजल्ट क्या है भाई, प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहेगी और मिट्टी भी खराब हो रही थी, लगातार खाने की कमी हो रही थी, माल न्यूट्रिशन, यानी कि लोग कुपोषित हो रहे थे। अब क्या हुआ, लॉर्ड्स चाहते थे और ज़्यादा इनको फायदा हो, तो इन्होंने पीजेंट्स को फोर्स किया कि एक्स्ट्रा काम करो, एक्स्ट्रा जमीनों पर जाओ। तो पीजेंट्स लोगों ने मना कर दिया एंड वो अपने खेतों में ज़्यादा काम करते थे, अपना प्रोडक्शन अपने पास रखते थे, फालतू की मेहनत नहीं करते थे। तो ऐसे में फिर कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। तो फिर लॉर्ड्स ने क्या करा, जितने भी चरागाह होते थे, जंगल होते थे, वो उसको अपना मानते थे, और पीजेंट्स लोग जब वहां से कुछ लाते थे तो उनको रोका जाने लगा, क्योंकि पीजेंट्स कहते थे ये हम सबका है जंगल, लॉर्ड्स कहते थे भाई ये जंगल मेरा है सिर्फ। न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, 11th सेंचुरी तक आते आते जो टेक्नोलॉजी है उसमें बदलाव हुआ। हैवी जो हल होते हैं आयरन की टिप वाले, ये देखो ये हल है, तो इसमें आगे हैवी टिप लगाई गई आयरन की, और मोल्ड बोर्ड्स का यूज किया गया, ऐसे मतलब जो फावड़ा जैसा कुछ होता है वो। इससे क्या होगा, डीप आप खड्डा खोदोगे, मिट्टी अच्छी होगी। और शोल्डर हार्नेस रिप्लेस्ड नेक हार्नेस, पहले नेक पे ऐसे जोर पड़ता था घोड़े की, अब शोल्डर पे आ गया तो उसको खींचने में भी आसानी हो रही है और पावर अच्छी जनरेट होगी। आयरन हॉर्स शूज, जो घोड़े की नाल होती है, जो उसका पैर होता है, उस पे वो घोड़े को शूज पहनाए जाने लगे लोहे के, जिससे उसका पैर सेफ रहता था। विंड मिल्स एंड वाटर मिल्स बनाई गई, हवा से बिजली बनाना और पानी से बिजली बनाना, ताकि
चक्की चलाई जा सके, अनाज पीसने वाली, और ग्रेप्स को प्रेस करने वाली मशीनें चलती रहें। तो ये टेक्नोलॉजीज आई। 3 फील्ड सिस्टम आया। एक खेत को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जो पहला है वो ऑटम के सीजन के लिए, जो उसके बाद जो दूसरा है वो आपका स्प्रिंग वगैरह के लिए, और एक खाली रहता था। तो सिंपल सी बात है कि ऑटम के लिए जो गेहूं और राई है वो उगाई जा रही है, मटर, बीन्स, लेंटिल्स स्प्रिंग में, ठीक है, और ओट्स वगैरह, और एक को खाली छोड़ दिया जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा। 3 पार्ट्स कर दिए जमीन के, और रोटेशन ईच ईयर, ठीक है, एक साल यहाँ हुआ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये रोटेशन चलती रहेगी। फूड प्रोडक्शन इससे डबल हो गया, डाइट अच्छी हो गई, लोगों को और अच्छी वेजिटेबल्स मिली, प्रोटीन मिला, एनिमल्स को अच्छा चारा मिला। लेकिन एक चीज हो गई, जो खेत है ना वो छोटे हो गए। 100 एकड़ के फार्म जो होते थे वो 20-30 एकड़ के हो गए, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ गया। ये चीज है, देखो कुछ चीज होती है तो कुछ चीज आपको खोनी भी पड़ती है। इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखो टेक्नोलॉजी में चेंज आया, मिल्स, प्लॉज, ये मैंने आपको बता दिया बहुत कॉस्टली होते थे, तो ज्यादातर लॉर्ड्स ही ये सब दिलवाते थे। लेकिन जो पीजेंट्स होते थे उन्होंने भी अपने खेतों को आगे बढ़ाया और 3 फील्ड सिस्टम को अडॉप्ट किया, ठीक है। सेटअप लोकल स्मिथीज फॉर टूल्स, ये सारी बातें हैं। शिफ्ट फ्रॉम सर्विसेज, मनी रेंट, तो पहले वो क्या करते थे, अपनी सर्विस देते थे, अब वो पैसे मांगने लग गए हैं। अब जो भी क्रॉप्स हैं वो कैश के बदले अब बेची जाएंगी। पहले क्या होता था, सामान के बदले सामान, बार्टर सिस्टम चलता था। अब इन्होंने कहा नहीं, अब हमें कैश चाहिए, तो अब मनी इकोनॉमी आ गई। इंग्लैंड में एग्रीकल्चरल प्राइस डबल हो गए थे 1270 से 1320 के बीच में, क्योंकि तो ये सारे चेंजेस आए इस वजह से। फोर्थ ऑर्डर के बारे में अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। फोर्थ ऑर्डर जो है ये टाउन और टाउन के लोग हैं। देखो जब एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ तो टाउन्स की ग्रोथ होने को यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जब फार्मिंग अच्छी होगी तो खाना ज़्यादा होगा और लोग भी ज़्यादा होंगे। पॉपुलेशन 1000 सीई में 42 मिलियन थी, 1200 सीई में 62 मिलियन हुई, और 1300 सीई में 73 मिलियन हुई। लोगों की डाइट अच्छी हुई, लोगों की लाइफ लंबी हो गई, लेकिन महिलाओं की लाइफ कम होती थी। अब जो टाउन्स हैं वो रिवाइव होने लगे। रोमन एम्पायर के बाद टाउन्स खत्म हो गए थे, लेकिन 11वीं सेंचुरी के बाद टाउन्स की ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि खाना अच्छा मिलने लग रहा है, सरप्लस बच रहा है, मेले लग रहे हैं, छोटे छोटे सेंटर्स लग रहे हैं, टाउन स्क्वायर बन रहे हैं, एंटरटेनमेंट के हब्स बन रहे हैं, चर्च वगैरह बनने लग गए, शॉप्स बनने लग गई, ऑफिस बनने लग गए। तो टाउन्स वगैरह बड़े बड़े कैसल्स और चर्च के आसपास बनने लगे। तो लाइफ कैसी होती थी टाउन्स में, लोग टैक्स दिया करते थे अपने लॉर्ड्स को, अपने मतलब इंस्टेड ऑफ सर्विसेज, बदले में वो काम नहीं करते थे उनका, वो टैक्स दे देते थे। टाउन का मतलब था फ्रीडम वाली जगह, यानी कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप फ्री हो। जो लोग सर्फ होते थे वो भाग जाते थे, और वो 1 साल 1 दिन तक अगर अननोटिस रहें तो उनको फ्री कर दिया जाता था। कोशिश करी जाती थी वो पकड़े जाएं, इनकेस अगर वो पकड़े नहीं गए 1 साल 1 दिन तक तो उनको छोड़ दिया जाएगा। टाउन की पॉपुलेशन में कौन कौन होता था, भागे हुए जो वो होते हैं किसान और आज़ाद किसान, ये सारे लेबर की तरह वहाँ काम करते थे। शॉपकीपर होते थे टाउन्स में, व्यापारी लोग होते थे, बाद में बैंकर, लॉयर, स्किल्ड वर्कर्स, ये सब लोग आ गए। तो बड़े बड़े टाउन्स में तो 30,000 से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन थी। तो आप कह सकते हो कि टाउन्स के जो लोग हैं वो भी तो एक फोर्थ ऑर्डर क्रिएट करते हैं या नहीं करते, जो कि आपके चैप्टर के नाम में है ही नहीं। अब एक गिल्ड सिस्टम चलता था टाउन्स में। टाउन्स में क्या होता था, एसोसिएशन होती थी, ठीक है, हर क्राफ्ट के लिए, हर कारीगर लोगों की अपनी एक मंडली होती थी, जो कि सामान की क्वालिटी, सामान का प्राइस, सामान को कैसे बेचना है ये कंट्रोल करते थे। एक हॉल होता था जहाँ पे गिल्ड लोग बैठ के मीटिंग करते थे, सेरेमनीज होती थी। और इसके अलावा अदर टाउन फीचर्स में क्या है, गार्ड्स, म्यूजिशियन, इनकीपर्स, ट्रेवलर्स, ठीक है, ये सारे लोग भी वहाँ पे आते थे। म्यूजिशियंस भी होते थे, गार्ड भी होते थे, गार्ड का भी काम होता था। इनकीपर्स, जहाँ पे लोग होटल वगैरह में रुकते हैं, वो भी होता था सिस्टम। धीरे धीरे 11वीं सेंचुरी के आसपास ट्रेड बढ़ा वेस्ट एशिया के साथ। तो स्कैंडिनेविया से जो मर्चेंट्स हैं वो आने लगे, और वो आते थे फर और हॉक्स फॉर क्लोथ, ठीक है, इस चीज़ का व्यापार होता था, जो जानवरों के फर होते हैं। और इंग्लिश ट्रेडर्स आते थे जो टिन का व्यापार करते थे। फ्रांस में अगर मैं आपको बताऊं 12वीं सेंचुरी में क्राफ्ट और कॉमर्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। और जो क्राफ्टमैन पहले इधर उधर भटकते थे, अब वो एक जगह सेटल हो गए टाउन्स में। जो रिच मर्चेंट्स होते थे, पैसे वाले, बहुत पावरफुल हो गए आप कह सकते हो। तो ऐसा ही एक टाउन है कैथेड्रल टाउन। कैथेड्रल टाउन का मतलब क्या होता है, इसको आप आराम से समझो, मैं आपको बताता हूँ।
देखो भाई, कैथेड्रल टाउन एंड द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी, इसको ध्यान से समझना। कैथेड्रल टाउन क्या है? 12th सेंचुरी से बड़े बड़े चर्च बनाए गए। इन बड़े बड़े चर्च को कैथेड्रल कहा जाता था। ये फ्रांस में बनाए गए थे। इनको पत्थरों से बनाया जाता था। इनको बनाने में बहुत साल लग जाते थे। जो मर्चेंट लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, वो इसको फंड देते थे, डोनेशंस देते थे, और लोग अपनी मेहनत से ये चर्च बनाया करते थे। जैसे जैसे टाउन्स बड़े हुए, कैथेड्रल्स के आसपास ये टाउन्स बनने लगे, तो ये एक पिलग्रिमेज का सेंटर बन गए और पॉपुलेशन की ग्रोथ होने लग गई। ठीक है। और क्या हुआ, जो कैथेड्रल्स होते हैं उनका जो डिज़ाइन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि जो भी उसमें पादरी होगा, प्रीस्ट होगा, उसकी आवाज़ ऑडिबल हो, पूरे में गूंजे। जो मॉन्क लोग अपने भजन गाएंगे वो बहुत सुंदर हारमोनियस लगे, सुनने में अच्छे लगे, और चर्च की जो बेल्स हैं वो दूर दूर से सुनाई देने लगे। तो ऐसा कुछ था। ठीक है। और जो विंडो के ग्लास होते थे वो स्टेन्ड होते थे, यानी कि बहुत रेडियंट और बहुत सनलाइट बहुत अच्छी लगे जिससे। ठीक है। चाहे कैंडल लाइट हो चाहे सनलाइट हो, वो देखने में अच्छी लगे। और जो दीवारें होती थी ना, उस पर बाइबल की स्टोरीज की फोटो लगाई जाती थी, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं वो पढ़ सकें अपने धर्म के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कैथेड्रल टाउन्स के बारे में। अब देखो 14th सेंचुरी का क्राइसिस। तो 14th सेंचुरी में कुछ क्राइसिस हो गया था, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ। ठीक है। हुआ क्या, एकदम से क्लाइमेट जब चेंज हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो आफ्टर 13th सेंचुरी कोल्ड समर आने लग गए, तूफान, बाढ़, ये सब कॉमन हो गया, और क्रॉप्स का सीजन छोटा हो गया, जिसकी वजह से जो खेती खराब हो गई। इंटेंसिव फार्मिंग एंड ओवर प्लोइंग से, मतलब बहुत ज़्यादा खेती करने से, बहुत ज़्यादा जुताई करने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खराब हो गई। 1350 से 1317 के बीच में अकाल पड़ा। कैटल यानी कि जो मवेशी होते हैं, गाय भैंस, उनकी मौत हो गई 1320s में, और इसकी वजह से खाने की कमी हो गई और दूध की कमी हो गई। ठीक है। पैसे के भी क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो सिल्वर की खान थी, सिल्वर माइंस ऑस्ट्रिया में और सर्बिया में, वो डिक्लाइन हो गया उनका। तो मेटल की जो मनी आती थी सिल्वर से, उसकी शॉर्टेज होने लग गई। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, सिल्वर कॉइन्स को कम कर दिया और सिल्वर को मिक्स कर दिया कुछ सस्ते मटेरियल्स के साथ में। तो इसकी वजह से ट्रेड जो है वो और ज़्यादा स्लो हो गया। ट्रेड स्लो हो गया इन सब चीज़ों की वजह से। अब यहाँ पे एक महामारी फैल गई जिसको ब्लैक डेथ कहा जाता है। 1347 से 1350 के बीच में एक महामारी फैली। क्या हुआ, जो बड़े बड़े पानी वाले जहाज होते हैं उनमें कुछ चूहे आ गए जो कि बिबोनिक प्लेग अपने साथ ले आए, और यूरोप की लगभग 20% पॉपुलेशन इस प्लेग में मारी गई। सम रीजन्स तो मैं आपको बताऊं, कुछ एरियाज में 40% तक पॉपुलेशन मारी गई। हुआ क्या, जो शहर थे वहां पे सबसे ज्यादा लोग मारे गए, मोनेस्ट्रीज में बहुत लोग मारे गए, जो कॉन्वेंट्स एरियाज होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आसपास वाले एरिया है, वहां पे बहुत जल्दी से ये सारी बीमारी फैली। जो इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, यूथ हैं, बूढ़े लोग हैं, सबसे ज्यादा ये लोग प्रभावित हुए, ये लोग मारे गए। और 1400 के आसपास यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो 73 मिलियन से घटकर 45 मिलियन रह गई। अब आप ये सोचो कि भाई इतनी बड़ी बीमारी है, जैसे कोविड में नहीं हुआ था, कितने सारे लाखों लोग अलग अलग जगहों से मारे गए थे, तो वैसी ही ब्लैक डेथ जो बीमारी है इसकी वजह से लोग मारे गए। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भाई? सबसे पहले तो ये होगा कि अगर कोई महामारी आई है तो वो पॉपुलेशन को एकदम से घटा देगी, है ना, पॉपुलेशन हो जाएगी कम। अब भाई पॉपुलेशन अगर कम हो जाएगी तो लेबर की शॉर्टेज पड़ेगी, है ना, तो क्या होगा, लेबर की शॉर्टेज पड़ेगी तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। भाई लेबर तो चाहिए ही चाहिए, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा तो लोग ही नहीं बचेंगे जो खेती करें, जो फैक्ट्रियों में काम करें। तो ऐसे में क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्राइसेस ड्रॉप होने लगेंगे क्योंकि खरीदने वाला ही कोई नहीं बचेगा, और जो दिहाड़ी है वो एकदम से बढ़ जाएगी क्योंकि मजदूरों की शॉर्टेज है, तो लेबर की डिमांड है। 250% तक रेट बढ़ गए दिहाड़ी के एकदम से ही रातों रात। और जो थोड़े बहुत मजदूर बच गए थे ना, सरवाइव कर गए थे बीमारी से, उनके तो और ज्यादा भाव बढ़ गए। वो कह रहे हैं हमें तो इतने में तो हम काम करेंगे ही नहीं। अगला टॉपिक है सोशल अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल चेंजेस। अब मैं आपको बताऊंगा 14 से 16 सेंचुरी के यूरोप में क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस आए थे, सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अपने
इस वाले टॉपिक के अंदर। सोशल अनरेस्ट, देखो भाई होता क्या है, सोसाइटी के अंदर जो लोड होते हैं उनकी इनकम जो थी ना वो डाउन चली गई, वो कम हो गई, क्योंकि जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, उनकी जो कीमतें हैं वो एकदम से गिर गई और दिहाड़ी बढ़ गई। तो लॉर्ड्स ने तो भाई पूरी कोशिश करी, जो हमारा पुराना तरीका होता था लेबर वगैरह का और बदले में सर्विस देने का, पैसे ना देने पड़े, क्योंकि भाई दिहाड़ी बढ़ गई ना, ये तो पैसे मांग रहे हैं। अब लॉर्ड कह रहे हैं हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, वो कह रहे हैं जी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए। तो पीजेंट्स लोगों ने पूरा अपना रेजिस्टेंस दिखाया और अलग अलग जगहों पर रिवोल्ट्स तक होने लगे भाई लॉर्ड्स के अगेंस्ट। ठीक है, सबसे बड़े बड़े जो पीजेंट्स के रिवोल्ट्स हुए हैं, क्रांतियां हुई हैं, मैं उनका नाम आपको बता दूं। 1323 में फ्लैंडर नाम की जगह पे एक रिवोल्ट हुआ, 1358 में फ्रांस में रिवोल्ट हुआ, 1381 में इंग्लैंड में रिवोल्ट हुआ। सो ये सारे रिवोल्ट्स को क्रश तो कर दिया गया, लोगों को मार दिया, लेकिन ये रिवोल्ट्स दिखाते हैं कि जो किसान हैं वो फ्यूडलिज्म की तरफ जाने को तैयार अब बिल्कुल भी नहीं थे। वो एक बार ही देख चुके हैं, उनको अब वापिस ही नहीं जाना। तो जो मनी इकोनॉमी है was too strong to be reversed। मनी इकोनॉमी ही अब चलने लगी है आगे, अब ये सर्विस वाली वैसेलेज सिस्टम नहीं चलेगा आगे, अब आ गई है मनी इकोनॉमी। आई होप आपको यहां तक समझ में अच्छे से आ रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो अब नए नए राजाओं का राइज हुआ 15 से 16 सेंचुरी में। जो किंग होते थे उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी थी, तो इनको न्यू मोनार्क कहा गया। जैसे लुई 11 फ्रांस में, मैक्समिलियन ऑस्ट्रिया में, हेनरी 7 इंग्लैंड में, इजाबेला एंड फर्डिनेंड स्पेन में। ये जो नए राजा महाराजा आए तो यहां से अब मोनार्की स्टार्ट हो गई वापस से यूरोप में। ठीक है, तो वो फ्यूडलिज्म धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब जो ये नए मोनार्क लोग होते थे, इन लोगों ने क्या करा, आर्मी होती थी ना, तो व्हाट हैपेंड, रिप्लेस्ड फ्यूडल लेवीज विद प्रोफेशनल सोल्जर्स। पहले क्या है, किसानों को ही लड़वाया जाता था, अब क्या है यहाँ पे प्रोफेशनल सोल्जर्स लोग आ गए, जिन पे बंदूकें भी हैं, जिन पे आर्टिलरी भी है प्रॉपर। तो अब राजाओं का सीधा कंट्रोल हो गया। और टैक्स में क्या बदलाव आया कि अब नेशनल टैक्स लिए जाने लगे। ये नहीं है कि थोड़े बहुत किसी किसी से लोगे, सबसे लो। और इन टैक्स को फिर बड़ी बड़ी आर्मी बनाने में, एडमिनिस्ट्रेशन बनाने में यूज किया जाने लगा। ब्यूरोक्रेसी में क्या चेंज आया, परमानेंट ऑफिस बनाए गए, परमानेंट स्टाफ रखा गया, जिससे गवर्नमेंट और ज्यादा अच्छी हो गई, सेंट्रलाइज्ड हो गई। और क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ धीरे धीरे, और ज्यादा स्पेन, पोर्चुगल बिगेन ओवरसीज एक्सपेंशन, अलग अलग जगहों तक एम्पायर फैले। तो ये सारे कुछ बदलाव हैं जो कि देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड में। नोबेलिटी वर्सेस किंग्स। तो जो नोबल्स लोग होते हैं, रजिस्टर्ड रॉयल टैक्सेशन। नोबल्स कहते हैं हम टैक्स देंगे ही नहीं, हम आपकी पावर को मानेंगे ही नहीं। इवेंचुअली भाई कैसे नहीं मानोगे, आपको मानना पड़ेगा। तो नोबल्स अब किंग्स के लिए लॉयल हो गए, और रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन और बड़े बड़े दरबार जो लगते थे वहां पे अब ये नोबल्स बैठने लगे। जो पुराना फ्यूडलिज्म था वो बदलकर अब मॉडिफाइड एब्सोल्यूटिज्म बन गया, यानी कि राजा ही सेंट्रल हो गया। ठीक है, अब राजा के पास पावर आ गई। तो रोल क्या है मनी का और मर्चेंट्स का। देखो राजा लोगों को क्या है, पैसा चाहिए सोल्जर्स को देने के लिए, तो जो मर्चेंट्स व्यापारी लोग हैं और जो बैंकर्स हैं वो पैसा देते थे। ठीक है, और बदले में उनको क्या मिलता था, राजा के कोर्ट में बैठने को मिलता था, उनको पावर भी मिलती थी। तो जो नॉन फ्यूडल ग्रुप्स होते हैं, जो खेती से इनका कोई लेना देना नहीं है, मर्चेंट्स और बैंकर, इन लोगों की ज्यादा वैल्यू सोसाइटी में बढ़ गई। पहले नोबल्स लोग जो लॉर्ड्स होते थे, इन सब की वैल्यू ज्यादा थी, अब किसकी वैल्यू बढ़ गई है, जो लोग व्यापारी लोग हैं। तो फ्रांस और इंग्लैंड में दोनों ने अलग अलग रास्ता अपनाया। फ्रांस ने क्या करा, किंग्स ने एस्टेट्स जनरल जो असेंबली होती थी वो बुलाना बंद कर दी 1614 के बाद, और हुआ क्या, राजा खुद ही सब कुछ डिसीजन ले रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई तो राजा को भी हटा दिया गया। फिर इंग्लैंड में क्या हुआ, किंग्स जो थे उन्होंने पार्लियामेंट से पूछना पड़ता था कोई भी टैक्स वगैरह लगाने से पहले, प्लस हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, ये दो तरीके के वहां सिस्टम है। आज भी आप जाओगे एक पीएम होता है तो साइमल्टेनियसली वहां पे राजा भी होता है। ठीक है, सो जैसे चार्ल्स फर्स्ट है, उसने इसको इग्नोर किया तो इंग्लैंड में सिविल वॉर हो गई, राजा को हटा दिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है पार्लियामेंट तो वहां परमानेंटली है ही है, पार्लियामेंट है ही है वहां पे, लेकिन साथ साथ वहां पे किंग की भी उतनी ही जो है इन्फ्लुएंस है, और मतलब पावर तो सारी पीएम के पास है पर किंग भी रहता है।
तो इस तरीके से द 3 ऑर्डर्स का जो चैप्टर था वो हमने खत्म करा है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपकी कोई भी समस्या होती है आप इंस्टा पे मैसेज करना। वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई हो, फीडबैक लिखें आप अपना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लिखते नहीं हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।